हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इन नागरी लिपि चैप्टर की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमने आपको पिछली वाली वीडियो में आपको सारी लेखक परिचय से लेकर पूरी निबंध को समझाया था। उसके बाद इस चैप्टर से जो भी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो सारी। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। तो आपको हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको हमने बताया था कि 8वीं और 9वीं सदी में क्या हुआ था कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने लगे थे। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, तो 8वीं और 9वीं दोनों है ऑप्शन में, तो क्या लगाएंगे, टिक हम लगाएंगे क्या, तो 8वीं सदी। क्या लगाएंगे, 8वीं सदी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा लिखी जाती है हमारा किस लिपि में, तो मराठी, नेपाली, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सारा भाषा क्या होता है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा, जो कि डी क्या है, देवनागरी लिपि है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद कि गुणाकर मूले ने, ठीक है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। तो इनके द्वारा 2500 प्लस मतलब कि लेख लिखे गए थे। तो हम क्या बताएंगे, 2500 प्लस किस में है, ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, तो बी नंबर ऑप्शन है हमारा, 2500 से अधिक लेख लिखे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसी की लिपि की बात की गई है। तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, देवनागरी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, देवनागरी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो आपको हम क्लास के दौरान, लेखक परिचय के दौरान बताए थे कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तो अमरावती और महाराष्ट्र में एक जगह है अमरावती, वहीं पे इनका जन्म होता है। तो किस राज्य की बात पूछा है ना, तो क्या बताएंगे, महाराष्ट्र के अमरावती में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि गुणाकर मूले ने प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, तो क्या बताएंगे कि ग्रामीण परिवेश में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ग्रामीण परिवेश में और मराठी भाषा में हुई थी। तो क्या बताएंगे, ग्रामीण परिवेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी, ग्रामीण परिवेश में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे क्या है हमारा, नागरी लिपि के निबंधकार कौन है। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, तो हम बता सकते हैं नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूले। चलिए गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है, नागरी लिपि किस पर क्या बोला गया है कि नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो इनकी निबंध है वह किस पुस्तक से लिखा गया है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो क्या बताएंगे क्वेश्चन में कि ये आपको हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से ये निबंध लिया गया था, भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से। तो ये तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि नीचे दिया है, भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे मेरा को क्या है कि आगे है कि 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1935 में। कहाँ पे, तो अमरावती, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 1935 में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, किस पुस्तक, ठीक है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो किस पुस्तक में, तो क्या है, संस्कृत अक्षर कथा इनकी एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें कि पुरानी लिपियों के बारे में मतलब कि इन्होंने बताया था। क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, अक्षर कथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि है सरहपाद, जिन्होंने कि दोहा कोश की रचना किए थे, सरहपाद। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है, हिंदी, क्या बोले हैं, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुणाकर मूले का निधन कब हुआ है। तो इनका निधन हुआ है, जन्म हुआ था 1935 में और निधन हुआ है कहाँ पे, कब हुआ, तो 2009 में इनका जन्म हुआ है। कब, 2009 में, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा के बारे में बोला गया है। तो जब आपको हम रचना बता रहे थे लेखक परिचय के दौरान, तो अक्षर कथा ढेर सारा रचना बताए थे आपको, ये सारा क्या है, तो गुणाकर मूले का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, जो कि क्या है, गुणाकर मूले की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाई थी। कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने राम और सीता की आकृति बनवाई थी सिक्कों पे। तो हम बताएंगे कि अकबर के द्वारा। किनके द्वारा, तो अकबर के द्वारा, अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा क्या बनाया गया था, तो राम और सीता की आकृति बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन हमारा
50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी भी ये गुणाकर मूल्य की रचना है। तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है नागरी लिपि क्या बताया गया है कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है, या फिर हम बता सकते हैं कि नागरी लिपि किस प्रकार की विद्या है। तो बताएंगे यह एक प्रकार का क्या है? तो निबंध है। निबंध है। अगर आपसे यहाँ की क्वेश्चंस नहीं बन रही है, आपसे यहाँ की सारी क्वेश्चंस बनेगी बिल्कुल जब आप इससे पहले वाली वीडियो को देखेंगे तब। चलिए ये हमारा क्या है? नागरी लिपि किस प्रकार की विद्या है? तो ये एक प्रकार की क्या है? तो निबंध है। क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। नागरी लिपि पाठ जो हमारा है, ये जो हम निबंध पढ़े हैं नागरी लिपि, ये किस लिपि में लिखी गई है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो बिल्कुल ऑप्शन कहाँ है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है हमारा कि देवनागरी लिपि के टाइपराइटर लगभग कितने पहले बने थे? कितने वर्ष पहले या फिर कितने सदी पहले आपसे पूछा जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर सदी की बात करें तो हम यानी कि एक सदी में हमारा 1 सदी में 100 वर्ष होता है। तो अगर यहाँ पे क्या बताया गया, अगर आपसे साल पूछे, ठीक है, अगर आपसे साल पूछे, वर्ष पूछे, तो आप बताइएगा 200 वर्ष। 200 वर्ष। अगर आपसे वही अगर 200 वर्ष में नहीं पूछ के आपसे सदी में दिया है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 सदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सदी हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2 सदी, यानी कि 200 वर्ष पहले इसके टाइपराइटर बने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? तो ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको आगे देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन है हमारा नागरी लिपि इस्लामी शासक का आरंभ काल कब था? इस्लामी शासक कब आए थे? तो 12वीं शताब्दी में आए थे। कितनी शताब्दी में? तो 12वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा के लिए आपको बताए थे हिंदी, नेपाली, मराठी, ये सब गुजराती क्या है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी का क्या हो जाएगा? तो देवनागरी लिपि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुणाकर मूल्य, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी थी? यानी कि किस लिपि को ये गुणाकर मूल्य के द्वारा किस लिपि को बांग्ला की बहन बताया गया है, ठीक है। बांग्ला की बहन किसको बताया गया है? तो किस लिपि को नागरी लिपि की बहन बताया गया है, ठीक है। तो क्या बताएंगे हम कि बांग्ला को बताया गया है। किसको बताया गया है? तो बांग्ला को बताया गया था, संज्ञा दी गई थी किसको? कि ये नागरी लिपि की बहन है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कलश शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन क्या है? नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, नंदी नागरी लिपि और क्या है? गुरुमुखी लिपि। तो नंदी नागरी में बताएंगे। किस लिपि में? तो नंदी नागरी में। नागरी लिपि का ही नाम नंदी नागरी है, देवनागरी है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा हमारा। फिर देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे इसको, हाँ आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा है क्या है? आगे मेरा है कि गुप्त काल क्या है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो सिद्धम एक ऐसी लिपि है जिसका संबंध किससे है? तो गुप्त काल से है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिद्धम। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या है? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी, ठीक है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो हम बता सकते हैं इसको क्या कहा जाता होगा? तो उस टाइम क्या बोला जाता था इसको? न देव की नगरी, न हरिद्वार, न कुसुमपुर, इसको उस टाइम बोला जाता था पाटलिपुत्र। क्या बोला जाता था? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ए हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा कि देवनागरी लिपि किसे कहा गया था? देवनागरी किसे कहा गया था? तो देवनागरी किसको कहा गया था? तो देवनागरी काशी को, ठीक है, काशी उत्तर प्रदेश में एक जगह है काशी, ठीक है, काशी को देव की नगरी कहा गया था, ठीक है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? काशी को देव की नगरी कहा जाता है। वहाँ पे मरना भी मंगलमय के समान होता है, वहाँ मरना भी अमर के समान होता है, वहाँ पे मृत्यु भी मंगलमय के समान होता है। चलिए तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? देवनागरी किसे, हाँ ये क्या है? देव की नगरी किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे काशी को। किसको कहता है? तो काशी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे सिद्धम क्या है? तो सिद्धम को आपको बताया था सबसे प्राचीन लिपि है, तो लिपि है ना, तो क्या है ऑप्शन में? योगी सिद्धम किया गया कार्य सिद्धि का, उसके बाद महात्मा एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम
कि अमोद वर्ष कौन था, तो अमोद वर्ष आपको जब हम कहानी पढ़ा रहे थे इस वीडियो में, जिस टाइम आपको पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको बताया था हमने ये राजकूट के राजा थे। क्या थे? तो राजकूट के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम कि अगला क्वेश्चन हमारा कि बेतमा कहाँ पर है। बेतमा कहाँ पर है? तो बेतमा इंदौर के पास एक जगह है जिसको कहा क्या बोला जाता है कि बेतमा बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्या है कि श्रवण बेलागोल, ठीक है, श्रवण बेलागोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो आपको बताया थे कि श्रवण बेलागोल वहाँ पे गोमटेश्वर की एक भव्य पुतला खड़ा है जो कि कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि क्या है, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं आगे 30 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा लगता है लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा लास्ट नंबर। क्या है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो नंदी नागरी कहा जाता है। दक्षिण जब आपको हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको बताया था हमने कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो नंदी नागरी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ऑप्शन नंबर बी है जो कि दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि को क्या कहते थे, तो नंदी नागरी कहा जाता था। चलिए अगर आपसे यहाँ तक की सारी क्वेश्चन बनती है, आपसे जो भी हमारा 30 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है, ऊपर से कि जो भी आपके एग्जाम में आने वाली सारी क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चन को आपके बीच रखे थे। अगर आपसे ये सारी क्वेश्चन बनती है इसका मतलब कि आप संपूर्ण निबंध को पढ़े हैं, लेखक परिचय को जाने हैं। अगर आपसे नहीं बनती है क्वेश्चन तो हमारी इससे पिछले वाली वीडियो को जरूर देखें और वहाँ से आपकी पूरी चैप्टर कवर होगी और आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग लाएंगे इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जाके आप जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।